नमस्ते, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दुलाई वाली कहानी, जो कि राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा लिखी हुई कहानी है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में कुल 21 कहानियाँ लगी हैं जो आपको पढ़नी है। उनमें से राजेंद्र बाला घोष, यानी जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, उनकी 2 कहानियाँ आपको लगी हैं। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। तो पहले हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, और आज हम दुलाई वाली कहानी जो है वो पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही कहानियाँ राजेंद्र बाला घोष बंग महिला जी के द्वारा लिखी हुई है। जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं वो 1904 में प्रकाशित होती है, और दुलाई वाली जो है 1907 में। इन दोनों में जो कॉमन एक बात है वो है सरस्वती पत्रिका में ही दोनों प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट में बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कॉपी में अपने नोट करते चलिएगा। तो दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 2 कहानियाँ जो आपके लगी हैं, 21 कहानियों में से 2 राजेंद्र बाला घोष की जो आपने पढ़नी है, ये दोनों कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। और ये जो तो आज हम दुलाई वाली की ही बात करेंगे, वो मैं आपको मतलब ताकि आपको याद रहे इसलिए बता रही हूँ कि दोनों ही सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए आज हम दुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे अच्छे से। और हाँ, साथ के साथ आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गहराई से पूछते हैं। जैसे जो भी इसमें स्थानों के नाम आएंगे, समय आएगा अगर कोई, ठीक है, और कहाँ से कहानी का प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से अंत हो रहा है, कितने कितने जगहों के नाम उसमें आ रहे हैं कहानी में, ये सब आप नोट करते चलिएगा। और अगर किसी की उम्र आ रही है, ठीक है, कितनी उम्र का कौन है वो सब आपने नोट करना है। और पात्र कितने हैं इसमें, ये सब आपने नोट करना है अपनी कॉपी पर। क्योंकि एक अभी 2024 में ही इन्होंने पूछा था, इस कहानी में एक सीता पात्र आएंगी जो कि जानकी देवी की बहन है और वंशीधर की साली है। उसकी उम्र पूछी गई थी कि उसकी उम्र क्या है। तो आप नोट करते चलिएगा जो भी इसमें चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो कहानी का प्रारंभ है वो काशी शहर से होता है, और अंत जो है वो इलाहाबाद शहर से होता है। ठीक है, और बाकी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दुलाई वाली 1907 बंग महिला, इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। बंग काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। ठीक है, अभी देख रहे हैं ना, काशी से शुरुआत हो रही है कहानी की, तो ये अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही, काशी से। और हाँ, इनका ना सीक्वेंस भी लिख लीजिएगा, पता नहीं वो कुछ भी पूछ लेते हैं यूजीसी वाले कि कौन सा पहले आया है, कौन सा किसका जिक्र बाद में हुआ है। तो सबसे पहले काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सुंगनी की एक पुड़िया थी। ठीक है, सुरती गोलियों की कई डिब्बियाँ हैं और सुरती और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे, ये नोट कर लीजिएगा कितना समय हो रहा था। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। अब सीता जो है उसकी साली है। ठीक है, ये सीता, ये इन्हीं की उम्र 10 वर्ष है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है,
कहती हुई 10 बरस की, ये देखिए उसकी उम्र यहाँ पे बता दी गई है 10 बरस की, क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। बहन जानकी देवी आगे आएगा उनका। सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी भैया का एक जिक्र आया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। देखिए अब एक और पात्र का नाम आया है, नवल किशोर, और कहाँ से वह आ रहे हैं? कलकत्ते से। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे। ठीक है, कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। ठीक है, नवल किशोर जो हैं कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से आते हुए अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। उन्हें हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, तो वो लोग भी मुगल सराय से इनके साथ हो लेंगे और कह रहे हैं कि हम सब साथ इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, किन एक तो काशी का जिक्र हुआ, कलकत्ते का हुआ, आगरे का हुआ, मुगल सराय का और इलाहाबाद। ये सब नोट करते जाइएगा कैसे कैसे इनके नाम आए हैं। ठीक है, साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ ये बात है, नवल जो चाहें करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? तो ये जानकी देवी सारी बातें जो हैं ये कह रही हैं। ठीक है, उनके पति हैं वंशीधर, जो अभी काशी शुरुआत में जो नहा के आए हैं वो, उनसे ये बातें हो रही हैं। ठीक है, क्यों, किस नाको दम आ जाएगा? तो आगे कह रहे हैं, क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा विराम में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। ये जानकी दी किनके बारे में कह रही है कि उनकी हंसी मुझे नहीं भाती? तो ये नवल किशोर के बारे में कह रही हैं। कह रही है कि मेरे तो नाकों में दम आ जाएगा, क्योंकि उनका हंसी ठट्ठा जो है उनको नहीं भाता है। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो, तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तभी देख रहे हैं बुआ, उनकी बुआ हैं, जो इनकी मम्मी हैं वंशीधर की, वो नवल किशोर की बुआ लगती हैं। ठीक है, तो ये उनके मामा के बेटे हैं वो। मैं तो मारे शर्म के मर गई, ये हो गया था। आगे चलते हैं। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रोह रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि बंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंशीधर का ससुराल कहाँ है, तो बनारस में है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए कि ससुराल में उनके कौन कौन है। एक साला है,
एक साली है और एक सास के सिवा कोई नहीं है। ठीक है, 3 लोग हैं वो। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। अच्छा, दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उनकी बुआ तो लगती है लेकिन दूर के नाते के मेरे भाई हैं नवल किशोर जो हैं। ठीक है, मतलब कि सगे नहीं हैं। नवल किशोर इनके दूर के नाते के मेरे भाई हैं, नोट कर लीजिए। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काली बहन। उस दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। अभी देखिए नाम आ गया उनका, जानकी देई। ठीक है, वंशीधर की पत्नी का नाम जानकी देई है। वह रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय। देखिए, इससे पहले 11 बजे समय का जिक्र हुआ है, उसके बाद अभी 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। ठीक है, तो 1 बजने का ये भी लिख लीजिए, 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। तो सीता के जो हैं, जानकी देवी सीता के पिताजी नहीं हैं। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही। कितने रुपए किराया मांगा है? 1.5 रुपये। तो वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही। पहुंचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और कुछ असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। अभी देखो एक और नाम आया है सिकरोल स्टेशन का। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंक्तियाँ उठा के पूछ लेते हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से किस कहानी से ली गई हैं। तो अभी देखिए, सिकरोल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। ठीक है, सिकरोल स्टेशन का जिक्र हुआ, ये भी लिखते नोट्स में लिखते चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही गहराई से पूछते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पूछते हैं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश ही में। अच्छी बात है, अच्छी बात कही इन्होंने, तो स्वदेशी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाएं, पुल्स के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। ठीक है, अभी मुगल सराय का यहाँ पे नाम आया है, तो ये भी नोट कर लीजिए। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे।
आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर पर टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आए, आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कितने स्त्री पुरुष थे? 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। ठीक है, अभी मुगल सराय, अभी मिर्जापुर का नाम आ गया है, तो ये नोट कर लीजिए। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वे बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलन हो, देखो रोवल करत हैं। तो कह रही हैं कि इनके तो आदमी आए नहीं, वो देखो वो रो रही है। दूसरी कहती हैं, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई हैं। तो कह रही हो सकता है वो दूसरी गाड़ी में बैठे हों, मतलब कि दूसरे डब्बे में बैठे हों या गाड़ी में बैठे हों। आगे पहली फिर कह रही हैं, दूर बोरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है, दूर बोरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। तो कह रहे हैं कि ये जनानी गाड़ी थोड़ी है, कि यहाँ पे सिर्फ जनानियाँ ही बैठेंगी, वो गाड़ी थोड़ी ना है। आगे दूसरी कहती, तो हो भलो तो कहो, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? पूछ रही कौन से गांव उतरोगी बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना? कह रहे कि मिर्जापुर से चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी, क्योंकि वो इतने धीरे बोली होगी कि वो नहीं सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। तो कह रही हैं कि रुको मैं पूछती हूँ कि कहाँ उतरेंगी? इलाहाबाद। इलाहाबाद कह रही हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद। दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइयाँ? तो कह रही हैं कि इलाहाबाद में किस गांव से हो आप, वो पूछ रही हैं इनको।
पहले कह रहे ना ही जलनू प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। ठीक है, कह रहे पहले वाली कह रही हैं तो तुमने नहीं जाना क्या प्रयाग यानी प्रयागराज, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। ठीक है, कि जहाँ पे सभी मकर नहाने जाते हैं। दूसरी कहती है भला प्रयाग जी काहे न जानित, कह रही कि भला प्रयाग जी नहीं जानूंगी, ले कह के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकी हैं। कह रही कि हम प्रयागराज नहीं जानेंगे, हम 5 बार वहाँ नहा चुके हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। ठीक है, कह रहे हैं आगे है पहली, तो हाँ इसमें क्या है कि ऐसा हो सोमवारी और गहन धक्का धक्का लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। ठीक है, आगे है पहली कहती हैं आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, पुन ये साइत तो बिचारो विपत में ना पड़त बाटली हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौलू, मंगल के सराय उतरली हो द पुन चढ़ली। तो दूसरी कहती हैं ऐसे एक दाई हम आवत रहे। तो दूसरी कहती है एक बार ऐसे में आ रही थी, एक मिली औरो मोरे संगे रही, एक मिली औरो मोरे संगे रही, दकोने टिसनिया पर ओकर मलिकवा उतरे की जुरतहे गड़िया खुली, अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी है, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर भला, गड़िया दहनाती काहे के खड़ी हुए। तो पहली कहती हैं ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। ठीक है, कि वो कह रही है कि भला किसी के चिल्लाने से गाड़ी थोड़ी ना खड़ी होती है। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली टिकसिया पल्ले बाय के नाही, हे सहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी कहती हैं हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हो गईया, इनके साथ जो आदमी है मैंने तो उनको देखा ही नहीं है कौन है। तीसरी कहती हैं हम देखे रहले हो मजे एक टोपी दिखले रहले न। तो कह रही कि मैंने देखा था वो मजे एक टोपी जो थी वो दिखले रहने, मतलब उन्होंने टोपी पहनी हुई थी मजेक वाली। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, मैं उस गाड़ी से भी वहाँ जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से भी वे वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है, जो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ ये बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुई और कोई कोई नाराज भी हुई। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि ये क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा, जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, कहा भैया
जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलन और अपुआ नाउ टिकस ले के चल देहलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। बताइए, वो उनको चोर लग रहे हैं। कह रहे, उनको लग रहा है कि वो चोरी करके निकल जाएंगे और वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि क्या हमारा भी साझा होगा, हमें भी कुछ मिलेगा। इसी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर वह जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वह गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर बैठे लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते ये तक नौबत पहुंची। अच्छा चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर मैं बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, इन दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये कौन कह रही है? बंगमहिला राजेंद्र बाला घोष। तो ये थी कहानी दुलाई वाली। तो उनके दोस्त जो थे वो पहले से ही उसमें मौजूद थे, लेकिन वो ऐसे दुलाई मतलब ओढ़े हुए थे खुद को। तो दुलाई वाली जो ये कहानी थी, ये थी जो हमने आज पढ़ी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 21 में से कोई और कहानी। जो 21 कहानी आपको लगी है उसमें से कोई और कहानी पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।